अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। देखिए इसमें मैंने ये एक फिगर बनाई हुई है। ये फिगर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई हुई है। तो देखिए हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें कि एक जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैंने फिगर बनाई हुई है, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमें इस पहले सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, जबकि इसके ये जो दो एंगल हैं ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। लेकिन ये जो दो एक्यूट एंगल हैं, इनमें से एक एक्यूट एंगल की वैल्यू को डबल करें, ट्वाइस करें, देखें ट्वाइस करें, और उसमें 12 डिग्री ऐड करें तो हमें दूसरे वाले एक्यूट एंगल की वैल्यू मिल जाती है। ये हमें पहले सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो हमने करना क्या है? फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने ये जो दो एंगल हैं, जो एक्यूट एंगल है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहां पर तो हमें पता है कि इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, जबकि इन दो एंगल्स की हमें वैल्यूज नहीं पता। तो हमने इन दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। फिर हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है, इनको यूज करते हुए दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो फिर हम उनको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम उनको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैंने इन्वर्जन को शॉर्ट करके लिखा है। अब देखिए जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है उसमें दो वर्ड यूज हुए हैं। अभी मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी। एक वर्ड यूज हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल और एक उसमें वर्ड यूज हुआ है एक्यूट एंगल का। तो पहले हम ये दो वर्ड समझते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए उसमें हमें जो कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशन को यूज करते हुए दो लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम जिस तरह के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उस तरह बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी। तो उनको हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन की उसमें एक वर्ड यूज हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? हम जानते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसमें के जो एक एंगल है उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री की होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो एंगल है वो बेस के साथ सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, ठीक है। तो देखें ये अगर हमारी एक ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक हो गया, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ये तो हो गई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एक जो एंगल है उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक हो गया। दूसरा वर्ड यूज हुआ है एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये जो दो एंगल हैं, एक यहाँ पर एंगल है और एक यहाँ पर एंगल है। मैं इनको नाम दे देता हूँ। मैं फर्ज करता हूँ कि ये जो एंगल है ये x के इक्वल है, ठीक है, और ये जो एंगल है ये y के इक्वल है। तो ये जो दो एंगल है x और y, ये एक्यूट एंगल है। यानी कि इन दोनों की अलग अलग जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से कम होगी। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? देखिए छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि एक जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों एंगल का अगर उसको हम सम करें तो हमारे पास टोटल आता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एक एंगल की वैल्यू हम जानते हैं 90 डिग्री है, और ये फिर दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, इन तीनों एंगल को अगर आप सम करें तो हमें टोटल क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। अब ये x और y की वैल्यू हमें 90 डिग्री से कम रखना पड़ेगी, तब ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री रख सकता हूं, तो ये 45 45 90 प्लस ये वाला 90 180 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो है x की वैल्यू 50 डिग्री हो सकती है और y की वैल्यू 40 डिग्री हो सकती है, ठीक है। अब ये 50 प्लस 40 90 प्लस ये वाला 90 180 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये जो दो एंगल है इनकी वैल्यू हम 90 डिग्री से कम रखेंगे तो तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों एंगल है x और y, इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फिगर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखें, हम जो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ें, उसमें जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में जो पहला सेंटेंस है उसके मुताबिक जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एक्यूट एंगल जो है, ठीक है, वो इक्वल है दूसरे एक्यूट एंगल को दुगना करें और उसमें 12 डिग्री ऐड करें, तो तब ये दोनों एक्यूट एंगल की मेजरमेंट आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है, हम चूंकि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें तो मैंने लिखा है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हम फर्ज करते हैं लेट वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स, कि हमने ये एक एंगल को एक्स के इक्वल रख दिया, एंड द अदर एक्यूट एंगल इज इक्वल टू वाई, और ये जो दूसरा एक्यूट एंगल है इसको हमने वाई के इक्वल रख दिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक जो एक एंगल है, फॉर एग्जांपल ये x जो है ये इक्वल है दूसरे एंगल के दुगना के, ट्वाइस के, तो इसको मैं 2y कर दूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 12 डिग्री हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो एक एक्यूट एंगल है ये दूसरे एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज्यादा है, तो हमें इस दूसरे एंगल को डबल करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा और इसमें 12 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन की साइड पे जो मेजरमेंट आएगी एंगल की, ये फिर इक्वल होगा इस एक्यूट एंगल के। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बिल्ड कर ली। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये 2y को मैं इधर x वाली साइड पे ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली लीनियर इक्वेशन है वो हमारी बन गई है, तो इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। ठीक हो गया। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखें, दूसरी इक्वेशन के लिए हम जानते हैं कि हम पिछले क्वेश्चन में भी ये सॉल्व करके आए हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल को अगर हम सम करें तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 180 डिग्री मिलती है। इसका मतलब है अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करेंगे, अब हमारे पास एक एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस एक एंगल है x और प्लस एक एंगल है y, इनको अगर आपस में हम सम करें तो हमें टोटल क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए ये 90 को आप दूसरी तरफ ले जाइए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 90 को दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रह जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 90 को माइनस करें तो 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट हो गई, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने बना दी है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम दोनों एक्यूट एंगल जो है यानी कि x और y, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सेम जिस तरह के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उस तरह बन गया, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, अब इनको हमने सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन हमें दी जाती हैं इनके हमें 3 मैट्रिसेस बनाने पड़ते हैं, जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो देखें हम जो 3 मैट्रिक्स है वो किस तरह बनाएंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए। तो देखें हम जो 3 मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसमें कोएफिशिएंट वैल्यूज आती हैं। कोएफिशिएंट वैल्यूज कौन सी होती हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल हैं x और y, इनके साथ ये जो वैल्यूज आती हैं ये कोएफिशिएंट वैल्यूज कहलाती है। तो हम ये वाली वैल्यूज लिख लेंगे। ये पहली लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखें ये वेरिएबल x है, इसके साथ कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं आ रही। जब भी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं लिखी होती तो हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, और ये वेरिएबल y के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू -2 है तो मैंने -2 लिख दिया। अब ये सेकंड इक्वेशन पे आ जाए तो यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 है कोएफिशिएंट की वैल्यू, और ये वेरिएबल y के साथ भी कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो ये हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया। और दूसरा हमने मैट्रिक्स लिखना होता है वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल इन दोनों लीनियर इक्वेशन में x और y है, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा x और y। अब सिंपल हमारा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और
जो थर्ड मैट्रिक्स है वो हम बनाएंगे, उसमें हम कांस्टेंट वैल्यूज रखते हैं, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसकी जो राइट साइड पे वैल्यूज आ रही हैं इनको हम एक मैट्रिक्स में अब रख लेंगे। तो ये आएगा 12 और 90। ये हमने 3 मैट्रिसेस बना लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें इन तीनों मैट्रिसेस को नाम देने हैं। इनको हम वेरिएबल्स के इक्वल रख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ लेट, हम फर्ज करते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको मैं ए के इक्वल रखता हूँ। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1 1 -2 1, ठीक है। और इसी तरह ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको मैं x के इक्वल रख लेता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स वाई। और ये जो थर्ड मैट्रिक्स है, जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है, इसको हम b के इक्वल रख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू 12 90, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ की हुई थी, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये जो हमने इन मैट्रिसेस को इन वेरिएबल्स के इक्वल रखा हुआ है, ये वेरिएबल्स हम इस इक्वेशन में इन मैट्रिसेस की जगह पुट कर लेते हैं। तो इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की जगह हम पुट करेंगे a, ठीक है। और इस वेरिएबल मैट्रिक्स की जगह हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट मैट्रिक्स की जगह हम पुट कर लेंगे वेरिएबल b, क्योंकि इसको हमने b के इक्वल रखा है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू b। अब हमें चूंकि इस मैट्रिक्स x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x और y इनकी वैल्यूज हमें चाहिए, तो इसको हम एक साइड पे रखते हैं और ये a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाके ये b पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, ये जो a है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है। हम जानते हैं वेरिएबल की पावर जब लिखी हुई नहीं होती तो 1 होती है। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर या एक्सपोनेंट वो -1 हो जाएगी और ये साथ में आ जाएगा इनटू b। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इस मैट्रिक्स x यानी कि x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए। एक हमें b मैट्रिक्स चाहिए, देखें ये हमारे पास b मैट्रिक्स ऑलरेडी है, और एक हमें a इनवर्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो a इनवर्स की वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और पिछली एक्सरसाइज में भी हम देख के आए हैं कि a इनवर्स मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो मैट्रिक्स A है इसका हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है और डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएगी, हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं ये जो मैट्रिक्स A है इसका डिटर्मिनेंट मालूम करता हूं। तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। मैंने 2 बार्स के अंदर मैट्रिक्स A को लिखा। अब इसकी वैल्यूज को भी इस तरह आप 2 बार जो स्ट्रेट लाइन में लिख दें। तो ये आ जाएगा 1 -2 1 1, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट का मालूम करने का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये 2 आपस में एंट्रीज मल्टीप्लाई होगी और ये 2 एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये 1 × 1 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब आप इन 2 एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 1 × -2, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये 1 × 1 ये 1 हो गया, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, 1 + 2 ये आ गया 3। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखें ये जो वैल्यू आई है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स फिर क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या गैर नादर कालब कहलाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखें अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती तो हमें इस फार्मूला में यहाँ पर A डिटर्मिनेंट की जगह 0 पुट करना पड़ता, और 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड करें तो आपके पास आंसर अनडिफाइंड आता है, यानी कि उसका आंसर पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती या सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इस फार्मूले के लिए हमारे पास ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आ गई है। अब एडजॉइंट ऑफ A मालूम करेंगे। तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ये जो मैट्रिक्स A है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मैं लिखूंगा। तो हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं और पिछले क्वेश्चन भी हमने ये सॉल्व किया था।
एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना हो तो उसके लिए हमें दो स्टेप करना होते हैं। एक तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये दो इस डायरेक्शन में दो एंट्रीज होती हैं, इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर तो दोनों जगह पर 1 1 ही है, तो इनको रिप्लेस करेंगे तो 1 1 ही आएगा, ठीक है। और दूसरा हमें ये काम करना होता है कि ये जो दो एंट्रीज होती हैं जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज भी कहलाती हैं, इनके हमने साइन चेंज कर लेने होते हैं, ठीक है। तो ये -2 है, इसको आप +2 कर लेंगे, और ये +1 है, इसको आप -1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने दो काम कर लिए। एक हमने ये जो दो एंट्रीज हैं इनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर लिया, इनकी पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज कर ली, और दूसरा हमने ये जो दो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर लिए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी। तो अब हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे इस ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 -1 1, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह हमारे पास ये वैल्यू है, तो हम ये पुट कर लेंगे 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ये ए इनवर्स की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे और इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स एक्स है यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एज वी नो दैट, ये हमारे पास इक्वेशन है, वो इक्वेशन लिख लेता हूं। ये आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो ये आ जाएगा 1 2 -1 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 हो गया। और जो मैट्रिक्स बी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो बी की जगह हम ये मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं। ये आ गया 12 और 90, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो पहले हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब देखें, पहले हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, हम इस मैट्रिक्स की पहली रो को इस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को इस दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिक्स की पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड होता है, फर्स्ट एंट्री को इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री के साथ और ये सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा 1 × 12 और उसके बाद प्लस का साइन आएगा, अब 2 × 90। ये हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाए। अब इसकी फर्स्ट एंट्री -1 है, तो -1 को आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री 12 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। और सेकंड एंट्री इस रो की 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस कॉलम की सेकंड एंट्री 90 के साथ, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन भी कंप्लीट हो गई और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें, ये 1 और 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, उसके बाद +2 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा, और ये -1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 हो जाएगा, और +1 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 12 + 180 ये आ जाएगा 192, और -12 90 में से 12 को माइनस करें तो 78 आ जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। अब आप इस 3 को इन दोनों एंटीज पे अलग-अलग डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा आ गया 78 डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखें, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। ये 3 1 द 3 और 364 टाइम डिवाइड होता है 192 पे, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। और ये आ जाएगा 3 1 द 3 और 326 टाइम डिवाइड होता है 78 पे, ठीक है। तो हमारे पास फिर वैल्यूज़ क्या आ गई इस मैट्रिक्स में, ये यहाँ पर आ गई है 64 और दूसरी वैल्यू है 26, ठीक है। तो ये हमारे पास x और y की एंट्रीज आ गई हैं। हमने क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल x है ये इस मैट्रिक्स x y के इक्वल है, तो इस x की जगह हम ये मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं x y वाला, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। तो अब देखें, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है। इसका मतलब है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं लिखूंगा हेयर x इज इक्वल टू 64,
क्योंकि x की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, और y की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 26 है तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 26, y इक्वल हो जाएगा 26 के। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, और यही जो दो एक्यूट एंगल हमने मालूम करने थे ये उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो मैं लिखूंगा सो द एक्यूट एंगल्स आर, एक है 64 डिग्री और दूसरी जो एक्यूट एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 26 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एक्यूट एंगल की वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें क्वेश्चन में बताया गया था कि एक जो एक्यूट एंगल है वो दूसरे एक्यूट एंगल के को डबल करें और उसमें 12 ऐड करें तो उसके बराबर उसकी वैल्यू आती है। तो देखें अगर इस एंगल को आप डबल करें तो 52 हो जाता है, उसमें 12 ऐड करें तो 64 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इस तरह ये हमने इसको सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रेमर रूल को यूज करते हुए। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्रेमर रूल को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें ये वाला जो पार्ट है ये सेम जिस तरह के इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बताया कि क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन को यूज करते हुए मैंने ये दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बना ली, वहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए आप वो वाला पार्ट देख लीजिए, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। तो देखें हमारे पास जब दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्रेमर रूल को यूज करते हुए। तो देखिए क्रेमर रूल से सॉल्व करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज करते हैं, ये वेरिएबल जो x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये फार्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको जाहिर है ये जुबानी मालूम होने चाहिए। तो अब देखें अगर इस फार्मूलाज को देखें तो इसमें हमें तीन मैट्रिसेस की जरूरत पड़ती है। एक हमें मैट्रिक्स A चाहिए, एक मैट्रिक्स AX चाहिए और एक मैट्रिक्स AY चाहिए। इन तीनों मैट्रिक्सेस का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और इन दोनों फार्मूलाज में पुट करेंगे ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए पहले ये तीनों मैट्रिसेस मैं लिख लेता हूं। पहले मैं मैट्रिक्स A लिखता हूं तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स A कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आई हैं इनकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यूज होती हैं वो हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट वैल्यूज कौन सी होती हैं? ये जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज आ रही होती हैं, जैसे ये -2 है या इस वेरिएबल के साथ 1 है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स में। अब ये पहली वाली इक्वेशन पे आप आए तो यहाँ पर ये वेरिएबल x है, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट वैल्यू नहीं लिखी हुई। हम जानते हैं जब किसी वेरिएबल के साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई थी कोएफिशिएंट की तो वहाँ पर वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। और यहाँ पर वेरिएबल y के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू -2 है तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसी तरह अब ये सेकंड इक्वेशन पे आ जाए तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसके साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। इसी तरह ये वेरिएबल y है, इसके साथ भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो ये हमने मैट्रिक्स A लिख दिया। ठीक है, और अब ये मैट्रिक्स AX हम लिखते हैं तो मैं लिखूंगा AX। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री आएंगी? देखें इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए आप ये मैट्रिक्स A पे आए और इसका पहला कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरा वाला कॉलम लिख लीजिए तो ये आ जाएगा -2 1। ठीक है, और जो पहला कॉलम है उसकी जगह आप ये जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास दो, इनमें जो इक्वेशन की राइट साइड पे ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं जो कांस्टेंट वैल्यूज कहलाती हैं 12 और 90, ये लिख लीजिए तो ये आ जाएगा 12 और 90। तो ये हमने मैट्रिक्स AX लिख दिया। अब मैट्रिक्स AY हम लिखेंगे तो मैं लिखूंगा AY, और इसमें कौन सी एंट्रीज आएंगी? देखिए आप इस मैट्रिक्स A पे आए, इसमें पहले वाला कॉलम लिखें आप, ये आ जाएगा 1 1, और दूसरे वाले कॉलम की जगह आप ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो आप लिख लीजिए जिस तरह कि हमने यहाँ पर लिखी थी। तो ये आ जाएगा 12 और 90। तो ये हमने तीनों मैट्रिसेस लिख दिए। अब हमें देखें अगर फार्मूलाज को देखें तो हमें इन मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं ये A डिटर्मिनेंट जो है ये मालूम करता हूँ, यानी कि जो मैट्रिक्स A है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। मैंने जो मैट्रिक्स A है उसको 2 बार्स के दरमियान शो कर दिया। अब इसकी एंट्रीज को भी मैं 2 बार या स्ट्रेट लाइन में शो कर दूंगा तो यह आ जाएगा 1 -2 1 1। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो एंट्रीज होती हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर ले, इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 1 × 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 ×
-2, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखें ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई है 3। ठीक है, 1 + 2 3 हो गया। अब देखें ये जो वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट की, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ के आए हैं, और पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता वो नॉन सिंगुलर या गैर नादिर कालब कहलाता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर देखें अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो हमें इस फार्मूला में यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की जगह दोनों जगह पे हमें 0 पुट करना पड़ता। अब 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड वैल्यू आती, यानी कि उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब मैं ये जो पहले वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा। मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दें। जो ax मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज यहां पर पुट करें, और उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो मैं स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज पुट करता हूं। ये आ जाएगा 12 90 -2 1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, तो यहां पर आप पुट कर लें 3 को। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं। 12 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 12 इंटू 1, उसके बाद माइनस आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। अब इन दो एंटीज को मल्टीप्लाई कर दें 90 इंटू -2, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, यानी कि इन दो एंटीज को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दो एंटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 90 इंटू -2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, -90 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 92 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 12 + 180 ये आ गया 192 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 1 द 3 और 364 टाइम डिवाइड होता है 192 पे, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 64। अब आप y की वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, तो यहां पर हम ये जो मैट्रिक्स ए वाई है इसकी एंटीज आएंगी, तो ये आ जाएगा 1 1 12 90, और इसको मैंने दो बार्स के अंदर शो कर रहा हूं क्योंकि इसके मैं डिटर्मिनेंट मालूम करने लगा हूं, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहां पर मैं 3 पुट कर देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो हम इन एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 90 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ये फॉर्मूले वाला माइनस होता है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 12 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 190 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो जाएगा, और -1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। तो अब 90 में से 12 माइनस करें 78 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया, और अब ये 3 1 द 3 और 3 26 टाइम डिवाइड होता है 78 पे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 26। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो मैं लिखूंगा हेयर x इज इक्वल टू 64 और y इज इक्वल टू 26, और यही हमारी एक्यूट एंगल की वैल्यूज भी हो जाती हैं, क्योंकि हमने x को एक एक्यूट एंगल के इक्वल रखा था और y को हमने दूसरे एक्यूट एंगल के इक्वल रखा था। तो मैं लिखूंगा सो द एक्यूट एंगल r, तो ये मैंने लिखा सो द एक्यूट एंगल्स r। अब एक एक्यूट एंगल की वैल्यू हमारे पास आई है 64 डिग्री, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 26 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। अब देखें हमें क्वेश्चन के, अगर आप उसकी स्टेटमेंट पढ़ें क्वेश्चन की, तो उसके पहले स्टेटमेंट में या पहला जो सेंटेंस में उसमें लिखा हुआ है कि एक जो एक्यूट एंगल है
वो दूसरे एक्यूट एंगल को डबल करें और उसमें 12 को ऐड करें तो उसके इक्वल आ जाता है। तो देखें, अगर इस 26 को डबल करें 52 हो जाता है, उसमें 12 को ऐड करें तो 64 आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि हमने क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर लिया। इससे पहले हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।